नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। उनकी भारत यात्रा काफी सुर्खियों में है। पुतिन 23वें भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे। भारत यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात करेंगे। और इसी दौरान आपको बता दें कि भारत दौरे से पहले रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत और रूस के बीच जो है आयात पर भी जो है काम होगा। उनकी ये जो यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है 2022 में, उसके बाद पहली भारत यात्रा है। इसमें बहुत कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं, रूस भारत का दमदार दोस्त है और वैसे ही भारत भी रूस का दमदार दोस्त है, क्योंकि परिस्थितियां कैसे भी रही हो, एक दूसरे का साथ भारत और रूस ने कभी नहीं छोड़ा है। और ये दोस्ती की मिसाल हर कोई देख रहा है। ग्लोबल मंच पर भी दोनों की दोस्ती की जहां पर तारीफ होती है, लेकिन उनके जलने वाले देशों की भी कोई कमी नहीं है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर शिवेश प्रताप हैं, कूटनीतिक मामलों के जानकार। तो आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच ये दोस्ती एक कदम आगे और बढ़ने वाली है और भारत और रूस के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनेगी। आपको बता दें, आप जिस तरीके से ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं कि किस किस चीज पर फोकस रहेगा। मिसाइलें भी रहेंगी, नौसैनिक प्लेटफॉर्म रहेगा, साथ ही साथ बख्तरबंद वाहन भी रहेंगे। आपको बता दें कि भारत के पास इस वक्त 70% हथियार रूस के ही हैं। सुखोई जेट हो, T-90 टैंक हो या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, ये तमाम चीजें रूस से ही हैं और भारत की ताकत को ये बढ़ाता है, सैन्य ताकत को बढ़ाता है। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। भारत और रूस की इस दोस्ती को कैसे देखते हैं? चाहे ट्रंप ने कितना दबाव भारत पर डाला हो, कितना दबाव रशिया पर डाला हो, दोनों ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी, भले ही कितने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए गए हों। देखिए, भारत और रशिया की ये जो दोस्ती है, ये जो पार्टनरशिप है, जिसे कि हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक विशेष संबंध है। और ये जो संबंध है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए संबंध है। और भारत और रशिया के बीच की ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका सबसे बड़ा जो आधार है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आपसी विश्वास के ऊपर आधारित ये संबंध है। जैसा कि आपके दर्शक इस बात को जानते हैं कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस समय भी तत्कालीन सोवियत यूनियन जो हुआ करता था, जो आज रशिया है, उसने हमेशा भारत को एक चट्टान की भांति एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराया था। उसके साथ साथ हमने पूरे शीत युद्ध के समय में देखा था कि जब कभी भी भारत को यूनाइटेड नेशंस में मदद की आवश्यकता हुई, पाकिस्तान ने कोई साजिश रची, किसी अन्य शक्ति ने कोई साजिश रची, तो रशिया भारत के लिए एक ढाल बन करके खड़ा रहा, जो कि रशिया आप जानते हैं P5 का मेंबर है, परमानेंट 5 का मेंबर है। और भारत और रशिया के बीच में ये जो संबंध है, जाहिर है कि एक संकट काल के समय में और अधिक गहरे और मजबूत हुए। और जब रशिया के ऊपर फरवरी 2022 में संकट आया, जब रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध शुरू हुआ, तो भारत ने एक सच्चे मित्र की भांति रशिया को उसी तरीके से मदद प्रोवाइड कराई जैसा कि रशिया ने या पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन ने भारत को प्रोवाइड कराई थी। और भारत के ऊपर बहुत दबाव आए, अमेरिका से दबाव आया, यूरोपियन देशों से दबाव आया कि आप अपने संबंधों को रशिया के साथ कम कर दें, स्केल डाउन कर लें, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। और भारत ने रशिया के साथ संबंधों को कम करना तो दूर, कई गुना संबंधों को बढ़ा लिया है। अभी आप देखिए
तो भारत और रशिया के बीच के जो बायलैटरल ट्रेड के जो आंकड़े हैं वो $68 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ये $6 बिलियन के आसपास रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले हुआ करते थे। तो अब इन संबंधों में जो हमारे जो कमर्शियल टाइज हैं उसमें भी कई गुना वृद्धि हुई है। और भारत इस बात को जानता था कि रशिया एक संकट की स्थिति में है और भारत ने रशिया को एक मित्र की भांति भी मदद करने का कार्य किया है। और ये अवश्य है कि रशिया ने जो ऑयल का जो भारत को जो देने का जो प्रस्ताव किया वो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे दिया, उससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। और भारत ने इस बात को भी अमेरिका से और अन्य राष्ट्रों से भी स्पष्ट किया है कि जो भारत की जो ऑयल का जो इंपोर्ट रशिया से हमने किया वो हमने एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी अपनी राष्ट्र के लोगों के एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए ही किया है। तो भारत की जो रशिया के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत ही सकारात्मक है और विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो भारत की यात्रा राष्ट्रपति पुतिन 4 वर्षों के अंतराल की बात कर रहे हैं, पिछली बार वो 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे और रशिया यूक्रेन युद्ध उसके बाद फरवरी में शुरू हो गया 2022 में। तो वो अनेक कारणों की वजह से वो भारत नहीं आ सके थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान वो 23वीं इंडिया रशिया एनुअल समिट में शिरकत करेंगे और ये जो एनुअल समिट में उसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते होंगे। और जाहिर है कि इसमें डिफेंस का जो सेक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में और एनर्जी इंपोर्ट्स के संदर्भ में भी बातचीत होगी। जाहिर है कि अन्य जो एग्रीकल्चर और चाहे वो हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उन संदर्भ में भी, और अनेक जो अन्य महत्वपूर्ण जो की सेक्टर्स जिसमें कि भारत और रशिया कोलैबोरेट कर रहे हैं उन सभी पर बातचीत होगी। कंप्रहेंसिव बातचीत होगी क्योंकि ये लंबे अंतराल के बाद ये राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए इस यात्रा का जो महत्व है वो सबसे बड़ा तो भारत और रशिया के आपसी संबंधों को बढ़ाने का सबसे बड़ा है, लेकिन इसके जो मैसेजेस हैं वो ऑल अक्रॉस भी जाएंगे। अमेरिका को भी ये मैसेज जाएगा और जाहिर है कि हमारा जो नॉर्दर्न पड़ोसी चाइना को भी ये मैसेज जाएगा, यूरोप के देशों को भी जाएगा कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और लगातार भारत का जो वैश्विक प्रभाव है बढ़ता जा रहा है। कोई भी दुनिया का नेता आज भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो इस बात को जानते ही हैं, हमारे अच्छे और सच्चे मित्र हैं, लेकिन अमेरिका को भी मैसेज जाएगा कि भारत का जो प्रभाव है और जो भारत का जो महत्व है उसको कहीं से भी कमतर नहीं किया जा सकता और भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत को साइडलाइन करने की जो कई बार जो साजिशें होती हैं वो कोशिशें सभी नाकाम रही हैं भारत को साइडलाइन करने की। अब भारत उस स्थिति में है जिसमें कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर शिवेश जी आपके पास आना चाहूंगी। कूटनीति जो होती है वो ये कहती है कि कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं लिया जाता। अब अगर जैसे कि जिक्र किया है संजीव जी ने, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान जो है बहुत से प्रतिबंध रशिया पे लगाए गए थे, उसके ऑयल का बहिष्कार कर दिया गया। ऐसे में भारत ने उसका ऑयल खरीदा, रशिया ने भी जो है पूरा हेल्प किया और भारतीय रुपए को भी मान्यता दी गई कि रूबल की जगह आप रुपए में भी खरीद सकते हैं। ये तमाम चीजें निकल कर आई, लेकिन अब जो है काफी महत्वपूर्ण डील्स होने जा रही है। बात चल रही है कि डिफेंस डील तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो भारत और रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लॉजिस्टिक नेटवर्क जहां तक उसकी बात है, ये अगर होती है डील तो उसके हिसाब से भारत को अंटार्कटिक में पहुंच मिलेगी। इसके अलावा रूस को जो पश्चिमी देश उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं तो रूस को हिंद महासागर में एक्सेस मिलेगा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर की बात करें तो वहां पर चीन की दादागिरी चलती है और ऐसे में जो है रशिया के लिए भी एक एक्सेस, एक रास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें भारत हेल्प करेगा। जी, इसको कैसे देखते हैं आप लॉजिस्टिक नेटवर्क को? देखिए, अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो हमारी कूटनीतिक संबंध है और कूटनीतिक दृष्टि से अगर आप भारत और रूस के संबंध को देखिए तो रूस अकेला एक ऐसा देश है जो हमारा एक परमानेंट फ्रेंड है और साथ साथ 70 सालों की एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। कूटनीतिक रूप से रशिया अकेला एक ऐसा देश है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिक तरीके से अमेरिका और हमारे एक प्रतिद्वंदी चीन दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाने की स्थिति रखता है। तो जब हम रशिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है एशिया के अंदर भी
चीन को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं रूस का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ आज के समय में अगर आप देखिए तो जो बहुत ही डिसबैलेंस कंडीशन इंडिया और अमेरिका की चल रही है, प्रतिबंधों का जिस प्रकार से स्थितियां चल रही हैं, ऐसे में ये रूस के साथ जो भारत का संबंध है, और जब जैसे कि आपने चर्चा की लॉजिस्टिक की, तो देखिए रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो अग्रीमेंट एक रसिया और भारत के बीच में होने वाला है अभी, जी। उससे जैसा कि आपने बताया कि अंटार्कटिक से लेकर और एशिया तक दोनों देश एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो वही बात हो रही है कि चाइना को भी मैनेज करेंगे हम इससे, और कहीं ना कहीं अमेरिका के भी प्रभुत्व को। साथ साथ मैं आपका ध्यान इस बात पर भी ले जाना चाहूंगा कि पिछले एक दशक में अगर आप देखिए तो हमने अमेरिका के साथ जो है 3 बड़े ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जो है अग्रीमेंट्स किए थे, जिसमें लमोआ, कामकासा और बेका था। लमोआ भी वही था, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एक्सचेंज अमेरिका के साथ, जिसमें कि हम दोनों एक दूसरे को लॉजिस्टिक एक्सचेंज पे सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर रसिया को ऐसा लग भी रहा था कि इस तरह का जो एक सामरिक और जो नॉर्मल जो एक दो देशों के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एक अग्रीमेंट होता है, वह दोनों देशों के लिए जरूरी है। और चाइना को भी मैनेज करने के लिए, अमेरिका को भी ये संदेश देने के लिए, ये जो हमारा रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एक्सचेंज अग्रीमेंट रसिया के साथ होने वाला है, इससे भारत रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लीड लेगा चाइना को भी मनोवैज्ञानिक रूप से मैनेज करने के लिए, और अमेरिका का फैक्टर तो निसंदेह वहां पर है ही। तो इस सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए, और साथ साथ जैसे अभी आपने बताया कि कूटनीतिक तौर पर देखिए, जो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं और वो 4 और 5 यहां रहेंगे, उसमें एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट होने की उम्मीद है वो ये भी है कि हमारे लोगों को, जो हमारे पास इतनी स्किल्ड जो वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स, और चाइना के पास रसिया के पास वर्क फोर्स की एक ह्यूज डेफिसिट है, तो ऐसे स्किल्ड लोगों को किस तरह से भारत से रसिया भेजा जा सके और वहां पर वो लोग रसिया के वर्कफोर्स में शामिल हो सके, तो ये एक सॉफ्ट पावर के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ अगर आप देखिए तो जो विदेशी मुद्रा को कमाने का और अपने देश में लाने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। तो जैसा कि अभी संजीव जी ने बताया कि 58 बिलियन का जो हमारा ट्रेड है, इतना जो ह्यूज हुआ है, उसमें हमने जब रूपी रूबल का ट्रेड बना लिया है, तो अब समस्या ये है कि हम रसिया से खरीदते तो बहुत हैं, लेकिन रसिया हमसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं खरीदता है। तो कूटनीतिक आधार पर हमें एक ऐसी कंडीशन लानी पड़ेगी। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कंपनियां उस लेवल पर नहीं है कि रसिया की कंडीशंस को हम उस लेवल पर एक्सेप्ट कर सके, रसिया हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर सके। तो उस तरह से भी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट रसिया में एक्सेप्ट किए जाए। साथ साथ वर्क फोर्स, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इंडियन वर्क फोर्स की एक एक्सेप्टेबिलिटी इजराइल तक है। जापान इस बारे में सोच रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू अपने यहां ले जा रहा है। तो भारत का जो आदमी है, भारत के जो लोग हैं, उनको शांति प्रिय माना जाता है और किसी भी देश की संप्रभुता के साथ वो खिलवाड़ नहीं करते। तो रसिया को भी ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं जब हमारे लोग वहां जाएंगे तो कमा कर जो वो पैसा रेमिट करेंगे इंडिया के लिए, उससे जो ये बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो रहा है कि हम रूबल में व्यापार, रूपी रूबल में जो कर रहे हैं वो मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस विजिट में यह भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सफलता होगी अगर भारत के लोग वहां पर जाने के लिए इस विषय पर कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमें मिल सके। जी जी। भारत और रूस जिन्होंने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया है, कभी किसी भी परिस्थिति में पीछे कदम नहीं हटाए हैं। और संजीव जी और शिवेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे आना चाहूंगी, यहां पर हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, अब जो डिफेंस डील होने वाली है उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जो डील होने वाली है उसके हिसाब से दोनों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र, बंदरगाह, सब जगह का एक्सेस मिलेगा। जिस चीज के लिए नेटो सेनाएं एड़ी चोटी का जोर लगाती रही वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाई हैं। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि भारत में कहा जा रहा है कि रूस की सेना तैनात होगी, 3000 करीब सैनिक बताए जा रहे हैं, युद्धपोत बताए जा रहे हैं, सैन्य विमान बताए जा रहे हैं जो यहां पर 5 साल तक युद्ध अभ्यास करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? ये क्या स्ट्रैटेजी कहती है? देखिए, ये जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट रेलॉस जो साइन किया जाना है, वो जाहिर है कि डूमा ने उसको अपनी अप्रूवल दे दी है और संभव है कि इस
यात्रा के दौरान भी ये कंक्लूड हो सकता है, साइन हो सकता है। तो ये अगर जाहिर है कि अगर हो जाता है तो उसका जो एक बड़ा स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस दोनों ही राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ अपने कोलैबोरेशन को, अपने इंटर ऑपरेबिलिटी को और अपने जो भी भविष्य में भारत और रशिया की जो अनेक सेक्टर्स में जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको ये ओपन करेगा। और इसका हालांकि मैं स्पष्ट रूप से ये अभी कहना चाहता हूं कि भारत की जो रक्षा नीति है या विदेश नीति है उसमें हम मिलिट्री अलायंसेस किसी के साथ नहीं करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमने जरूर जो है कुछ बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए थे, जैसा कि शिवेश जी ने चर्चा किया, लेमोआ, बेका, कॉमकासा। लेकिन वो जो सारे एग्रीमेंट है वो भी जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ किसी मिलिट्री अलायंस में हैं। और भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि कोई भी राष्ट्र भारत में आकर के अपना कोई बेस बनाए या तो इस तरीके की जो अगर कोई जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में ये स्पष्ट कर देना बेहद जरूरी है कि इस तरीके के लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का जो आशय है वो हमारी जो डिफेंस के पार्टनरशिप है, हमारी जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको जरूर बढ़ाएगा। और ये भारत में भारत को जो रशिया के आर्कटिक तक जाकर के जो एक्सेस है उसको प्रोवाइड कराएगा। भारत के जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इत्यादि में भी और अनेक तरीके के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जरूर ये मदद करेगा। लेकिन इसमें कोई मिलिट्री का ऐसा कोई एलिमेंट इस तरीके का नहीं है कि भारत कोई रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस करने जा रहा है। और उसी तरीके की जो नीति है वो भारत की अमेरिका के प्रति है। और भारत की, जैसे कि मैंने कहा कि भारत की चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को मेंटेन करते हैं। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो तभी हो सकती है कि जब आप किसी राष्ट्र के साथ फिर पार्टनरशिप ही करें, अलायंस के रिलेशनशिप में ना जाए। मिलिट्री अलायंसेस जैसे कि नेटो का अलायंस है, जैसा कि अमेरिका का जापान के साथ है या कोरिया के साथ है या फिलीपींस के साथ है, उस तरीके का अलायंस उसमें भारत विश्वास नहीं करता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि ये जो रेलॉस का जो एग्रीमेंट है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, वो भारत और रशिया के जो डिफेंस के पार्टनरशिप को, डिफेंस के कोलैबोरेशन को और अधिक गहरा और मजबूत बनाएगा। और अनेक संकटकालीन स्थितियों में दोनों देश एक दूसरे की फैसिलिटीज का जो इस्तेमाल है वो कर सकेंगे, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ हो, चाहे वो अन्य कोई ऐसी कंटिजेंसी हो। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। एक बात मैं इसमें अवश्य कहना चाहता हूं, क्योंकि शिवेश जी ने इसकी चर्चा अमेरिका से तुलना की। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें जो बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट जब साइन हुए तो उसके बाद से ये संबंध और भी बढ़े और आज भारत और अमेरिका मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा एक दूसरे को देते हैं। उसी तरीके, लेकिन जहां तक रशिया की बात है, रशिया ने ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए बिना ही भारत को जिस तरीके का स्टेटस दिया है, और भारत और रशिया के बीच में जो भी डिफेंस का कोलैबोरेशन होता है, या रशिया से हम जाहिर है कि अभी भी हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से ही खरीदते हैं, उसमें रशिया टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। अमेरिका के साथ एक कंडीशन ये थी कि आप पहले बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद हम टीओटी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर विचार करेंगे और करेंगे। लेकिन रशिया ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। तो ये जो भारत और रशिया के संबंधों की जो ताकत है वो इससे भी पता चलती है कि बिना किसी ऐसे पहले से किए गए एग्रीमेंट के बावजूद भी रशिया ने जिस तरीके से भारत को अपने अत्याधुनिक जो विमान है, मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस की मिसाइल हमने ज्वाइंट को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट किया है, S-500 को हम डेवलप करने जा रहे हैं, S-400 रशिया ने बिना ऐसे किसी एग्रीमेंट को साइन करते हुए भारत को दे दिया था, जिसका कि इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में किया था। तो ये जो सारी जो रशिया और भारत के बीच के जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में ही, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत और रशिया एक दूसरे के साथ संकट काल में खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। और एक बात मैं अवश्य इस बात कहना चाहता हूं कि चाहे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे वो कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया की ये जो स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बनी रहेगी, वो मजबूत होगी। और कल की जो यात्रा है राष्ट्रपति पुतिन की, और उसमें भी हम देखेंगे जैसे विजुअल सामने आएंगे आपके, हम सबको ये जी वो दिलचस्प होगा, अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। शिवेश जी, आपके पास आना चाहूंगे। हम कूटनीति की बात कर रहे हैं। अब मिलिट्री अलायंस होता है, नहीं होता, अगर होता है तो वो ऐतिहासिक होगा।
लेकिन अब इन सबके बीच में ये बात तो साफ है कि भारत के डिफेंस को, भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती मिलती है हमेशा रसिया से। 70% जितने भी हमारे हथियार हैं, जितना भी हम सैन्य चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो 70% रूस से आती है। अब ऐसे में एक नई डील और होने जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जेट भी होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे, तमाम चीजें होंगी। ये इस पर जो अगर कहें नजर जो है बनी हुई है लगातार, या कहें कि गुस्सा और भड़ास भी निकल रही है, जिसमें कि चाइना भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, और जिसमें यूरोप भी है, जिसमें अमेरिका भी है। इसे कैसे देखते हैं? अब इनकी नजर जो है भारत और रशिया के इस दौरे पर तो है, बिलबिलाए हुए हैं। इसे कैसे देखते हैं? ये भारत की शक्ति को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। रूस और भारत की जो कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं, जो समझौते हैं, वो भारत की इसको सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगे। ये दूसरों के लिए कैसे टेंशन होंगे, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारत का जितना भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, भारत कभी भी किसी से युद्ध से संबंधित कोई अनुबंध नहीं करता। और हम अभी भी देश की आजादी के समय जब गुटनिरपेक्षता का एक बनाया गया था, उस फाउंडेशन को लेकर अभी भी हम कायम हैं। और हमारी जो पूरी जो है नीति है, विदेश नीति है और कूटनीति है, उसमें कहीं ना कहीं एक फाउंडेशनल पिलर है। तो जितने भी हम ऐसे लॉजिस्टिक अग्रीमेंट करते हैं और उसमें हम ये बात करते हैं साथ साथ में कि हम नॉन वॉर कंडीशंस में ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी बात, जब हम रसिया के साथ ऐसे किसी भी अनुबंध की बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों के साथ नहीं होता है। कहीं ऐसा नहीं होता है। जब हम रसिया के साथ कोई अनुबंध करते हैं, उस ब्रह्मोस उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वहां पर ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई चिप है जो उस देश के कंट्रोल में है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप किस देश के विरुद्ध इसको प्रयोग कर सकते हैं, किस देश के विरुद्ध नहीं कर सकते। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम रसिया के साथ अनुबंध करते हैं तो वो एक टेक्निकल सॉवरेनिटी भी ट्रांसफर होती है। हमें उसकी एक तकनीकी संप्रभुता मिलती है, हमें उन हथियारों की, उन उपकरणों की पूरी सोवरेनिटी मिलती है, पूरा कंट्रोल मिलता है जिससे हम यूज कर सकें। और इसमें एक बात और मैं जोड़कर कहूंगा कि जब हम रक्षा अनुबंध की बात कर रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो यहां पर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेस्परेशन ऑफ आवर कंट्री इन मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं कि भारत की जीडीपी में जो है 2030 तक कंट्रीब्यूशन हो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का 25% तक, तब जाकर हम एक अच्छे बड़े स्केल पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। और इसलिए हम चाहेंगे कि भारत के अंदर रक्षा उत्पाद बने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो हमारे इंजीनियर्स तैयार होंगे, हम स्किल डेवलप करेंगे, भारत के अंदर उस टेक्नोलॉजी को सीखकर नई नई चीजें आएंगी। इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से 1990-80 के आसपास अगर आप देखिए, जितनी कंपनियों ने कोरिया और जापान के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल का अनुबंध किया, आज वो कंपनियां स्वतंत्र रूप से बाजार में काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनोवेट कर रही हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में अगर हम चाहते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बने, बहुत बड़ी जो है विदेशी धन भारत को कमाई के रूप में प्राप्त हो, और हमारे इंजीनियर्स जिनको चीजें मिलती हैं और वो उसको बहुत स्केल करके आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी कि जब हम उनके सैनिक हमारे सैनिक मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे, उससे बहुत सारे ऑपरेटिंग जो है तकनीकी में देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है उसका ऑपरेशन एंड कंट्रोल। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसका ऑपरेशन और कंट्रोल भी बहुत बड़ी चीज होती है। और जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आते हैं तो उस ऑपरेशन और कंट्रोल को सीखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए साथ काम करना, साथ युद्धाभ्यास करना बेहद जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और क्योंकि पुतिन भारत आ रहे हैं इसलिए दोबारा हम आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे, आपसे दोबारा से भारत और रशिया के इन संबंधों को समझना चाहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए एमएच1 न्यूज।